हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2021 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5। इससे पहले ऑलरेडी 1 to 4 अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में अधिकतर जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। वहीं अगर हम लोग उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करते हैं तो इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। और यह जो वन है वो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर इन वनों की बात करें तो इनके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी पठार भाग्यों, शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर व तराई प्रदेश में है। वहीं इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ तथा साल प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि काचीन पहाड़ियां भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। तो काचीन पहाड़ियां की अगर बात करें तो ये म्यांमार के काचीन राज्य में स्थित है, जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और म्यांमार के बीच। वहीं अगर हम लोग म्यांमार की बात करते हैं तो इसका कैपिटल है नाबपीताओ, यहाँ की करेंसी है कयात। और भारत और म्यांमार जो है वो टोटल 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। म्यांमार से भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं। वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नेक्स्ट हमारा कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी भारत के एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें मृदा में गहन कृषि की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल की बात करें तो यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो उड़ीसा के द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट के टोटल उत्पादन का लगभग 50% भाग जो है वो अकेले उड़ीसा करता है। वहीं अगर हम लोग बॉक्साइट में देशों की बात करें तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत में है उड़ीसा। साथ ही साथ उड़ीसा से याद रखिएगा बॉक्साइट के साथ साथ ये निकेल और क्रोमाइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो चांदी और कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। 1982 में भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ में और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो याद रखिएगा इंद्रावती, गुरु घासीदास। और अगर हम लोग बात करते हैं उड़ीसा की तो उड़ीसा से याद रखिएगा सिमलीपाल, भीतरकनिका। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा सुंदरबन, नेबेरा घाटी, बुक्सा, गौरीमारा, जल्दापारा, सिंगीलाला, ये सब जो है वो पश्चिम बंगाल में है। वहीं अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से याद रखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारा कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए है उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अगर हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वहाँ पाया जाता है जहाँ भारी वर्षा होता है। और भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है हमारा कि सुंड्रा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है। तो सुंड्रा ट्रेंच की अगर बात करते हैं तो ये एक हिंद महासागर का प्रमुख गर्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। वहीं हिंद महासागर की अगर बात करते हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा, डियागो गार्सिया द्वीप भी इसी महासागर में है। और इस महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। वहीं अगर हम लोग प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो यह अपने संगम समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। बोरिंग सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर, आखोस्टक सागर, ये सब जो है वो प्रशांत महासागर में है। वहीं अगर हम लोग अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो इसकी आकृति जो है वो अंग्रेजी में इस आकार से मिलती जुलती है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है और व्यापार के दृष्टिकोण से यह महासागर जो है वो सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। एक आपने नाम सुना होगा प्यूरिटो रिको गर्त महासागर। तो प्यूरिटो रिको गर्त जो है वो इसी महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सब जो है वो कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी की। वहीं अगर हम लोग कावेरी की उद्गम की बात करते हैं तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ, कुर्ग जिला कर्नाटक से निकलती है।
वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर हम लोग गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी का जो उद्गम है वो नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ियां से है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी। वहीं अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करते हैं तो ये महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी। वहीं अगर हम लोग नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है। शक्कर, बरना, देव, सोमोदेवी, बंजर, हिरन, तिंदेसी, अरला, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा कि एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। मतलब एक घंटे के देशांतर में 360 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं 24 से, तब 15 डिग्री देशांतर जो है वो सूर्य के ठीक सामने से होकर जाते हैं। इसका कहने का सिंपल सा मतलब हो गया कि 1 डिग्री जो अंश देशांतर के लिए अंतर के लिए स्थानीय समय में कितना 4 मिनट का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ 1 घंटे में पूछ रहा है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, सामान्यतः 15 डिग्री देशांतर। वहीं अगर हम लोग भारतीय मानक समय की बात करते हैं तो भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ वृद्धि लक्ष्य है। तो भारत जो है वो भारत केंद्र सरकार जो है वो 15 फरवरी 2000 को एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की थी, और इस जनसंख्या नीति का उद्देश्य यही था कि 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2045 तक। नेक्स्ट हमारा कि गायों के नस्लों में से कौन सा विदेशी नस्ल है। तो वहीं अगर हम लोग साहिवाल की बात करते हैं तो ये तो देसी नस्ल है, थपाकर भी है, लाल सिंधी भी है, लेकिन फ्रीजियन जो है वो विदेशी नस्ल है। फ्रीजियन जो है वो मूल रूप से नीदरलैंड में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीजियन। नेक्स्ट हमारा कि पाइप प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी प्रयोग किया जाता है। तो पीएनजी जो है वो पाइप नेचुरल गैस, जिसका मुख्यतः प्रयोग जो है वो भोजन बनाने के लिए और घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजरों में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन बनाने के लिए। यह जो है पीएनजी की अगर बात करते हैं तो यह एलपीजी सिलेंडर का एक बेहतर विकल्प है। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो सबसे अधिक जो है वो संलयन अभिक्रिया से होता है, क्योंकि संलयन अभिक्रिया जो है वो बहुत तीव्र चाल से चलती है और इसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है वो परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है। तो देखिए परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों के रूप की अगर बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम और बोरोन का यूज किया जाता है, जबकि विमंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, बोरोन का। नेक्स्ट हमारा कि चिली सोडा किसका सामान्य नाम है। तो चिली सोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 का सामान्य नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रेट। और चिली सोडा जो है वो अटाकामा मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। वहीं अगर हम लोग पोटेशियम नाइट्राइट की बात करते हैं तो फार्मूला हो जाएगा KNO2, और सोडियम नाइट्राइट की बात करेंगे तो हो जाएगा NaNO2। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है फिनॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनॉल, जिसका कि केमिकल सूत्र है C6H5OH। वहीं अगर हम लोग एथेनॉल की बात करते हैं तो एथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला है वो है C2H5OH। नेक्स्ट है हमारा परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो देखिए परमाणु तत्व संख्या 29 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो डी ब्लॉक में रखा गया है। ये कॉपर की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी ब्लॉक। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा अफबाऊ नियम। अफबाऊ नियम की सहायता से ही तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है और इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते क्रम यानी SPDF ब्लॉक में बांटा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनेगा तो प्रणाली यानी समुदाय की जो ऊर्जा होती है वो घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप प्रकृति पाई जाती है। तो कणीय तरंगों की द्विप प्रकृति जो है वो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन में। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। वहीं इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति की जो खोज है वो डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया था। यह जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में तेजी से घूमता रहता है। वहीं अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, और न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा इंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो इंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो इंजाइम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपो इंजाइम।
नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो केराटिन जो है वो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है और यह प्रोटीन जो है वो बाल, नाखूनों या सींगों ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो लगभग 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का जो लगभग 15% भाग है वो प्रोटीन का ही बना होता है। वहीं अगर हम लोग एल्बुमिन की बात करते हैं तो यह एक सरल प्रोटीन है जो सिर्फ अमीनो अम्ल से बना होता है। वहीं अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इसके कारण जो है वो रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है और इसकी मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। तो देखिए किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन कौन नहीं करता है, यकृत नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो पित्त का लगातार स्रावन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यकृत। वहीं अगर हम लोग यकृत की बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो है वो लगभग 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है। वहीं अगर हम लोग लाल ग्रंथि की बात करते हैं तो मनुष्य में यह 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में के लार की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 99% जल और 1% एंजाइम होता है। लार की अगर बात करते हैं तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। वहीं अगर हम लोग अग्नाशय की बात करते हैं तो यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है और यह जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। तो विटामिन B2 के अगर हम लोग अन्य नामों की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और यह जो है वो दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां ये इसके जो है वो विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। वहीं अगर हम लोग विटामिन B1 की बात करते हैं तो उसका केमिकल नेम होता है थाइमिन, ए का है रेटिनॉल, डी का है कैल्सीफेरॉल, ई का है टोकोफेरॉल और के का है फिलोक्लिबोनॉन। वहीं अगर हम लोग विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन का जो आविष्कार है वो फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट है हमारा कि मूत्र का असमान घटक है। तो मूत्र का असमान देखिए, सामान्य मूत्र में अगर हम लोग बात करते हैं तो जल जो है वो लगभग 95%, यूरिया जो है वो लगभग 2.3%, क्रिएटिनिन जो है वो 0.3% और अनावश्यक लवण के जो आयन है वो लगभग 2% पाए जाते हैं। इसमें एल्बुमिन नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है। तो महारंध्र जो एक द्वारक है वो कपाल में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपाल में होता है। नेक्स्ट हमारा कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मानव रुधिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर होता है और यह एक संयोजी कुदक है जिसमें प्लाज्मा 55% और रुधिरानी जो है वो 45% होते हैं। वहीं अगर हम लोग पीएच मानों की बात करते हैं तो कुछ अन्य भी पीएच मान याद रखिएगा, जैसे लार का पीएच मान जो है वो 6.5 होता है, मूत्र का 6 होता है, सिरका का 2.5 होता है, 4 होता है, नींबू का 2.2, शराब का 2.8 और दूध का 6.5 होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो ईसीजी की अगर हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, यह एक प्रकार का एक चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय की गतिविधियों को। वहीं अगर हम लोग बात हृदय की करते हैं तो इसका भार जो है वो लगभग 300 ग्राम के बराबर होता है और यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। मानव हृदय की अगर बात करते हैं तो यह 4 कोष्ठों यानी 4 चेम्बरों का बना हुआ होता है। वहीं अगर हम लोग मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसकी गतिविधि के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है। तो ईईजी और ईसीजी में कंफ्यूज मत होइएगा। ईईजी जो है वो मस्तिष्क के लिए है और ईसीजी जो है वो हृदय के लिए है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो क्रेनियल नामक खोल में सुरक्षित होता है जो कि बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इसका वजन जो है वो लगभग 1400 ग्राम के बराबर होता है। वहीं अगर हम लोग ब्रिक यानी किडनी की बात करते हैं तो यह जो है वो इसका वजन जो है वो 140 ग्राम का होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है वो दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतस्रावी मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के रूप में व्यवहार नहीं करता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए वृषण करता है, अग्नाशय करता है और अंडाशय करता है, पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। अगर हम लोग पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो यह शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग वृषण की बात करते हैं तो इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और यह पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। वहीं अगर हम लोग अंडाशय यानी ओवरी की बात करते हैं तो यह महिलाओं में उपस्थित होता है। इससे जो है वो 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा प्रकर्म जो है वो अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। तो देखिए अंधकार के समय अगर पूछ रहा है तो अंधकार के समय चालन और श्वसन प्रक्रिया जो है वो अंधकार के समय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालन और श्वसन।
नेक्स्ट है हमारा कि किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है। तो किसी वृक्ष को जो अधिकतम हानि है वो तब पहुंचती है जब उसकी छाल का नाश हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी छाल का नाश। छाल के नाश के हो जाने से होता क्या है कि वृक्ष में एक फ्लोएम ऊतक का जो है वो अभाव हो जाता है, जिससे खाद्य परिवहन की क्रिया जो है वो बाधित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि शुद्ध जल किस तापमान या फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोगों ने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की अगर बात करते हैं तो उसमें एक रिलेशन भी पढ़ा होगा, F-32/9 = C/5। नेक्स्ट हमारा कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस की अगर बात करते हैं तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है और हमेशा जो है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। वहीं अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करते हैं तो इसका जो उपयोग है वो निकट दृष्टि दूर करने के लिए किया जाता है और इसकी जो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि ध्वनि का तारबन किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारबन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि की ध्वनि को मोटिया या पतला कहते हैं वही ध्वनि का तारबन कहलाता है। और ध्वनि का जो तारबन है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर। नेक्स्ट है हमारा कि गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो गैलीलियो की अगर हम लोग गिरते पिंड के नियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको न्यूटन के पहले नियम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के अगर पहले नियम के अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूटन के पहले गति के नियम से हमें इसको न्यूटन के पहले गति के नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की अगर हम लोग गति नियम की बात करते हैं तो भौतिकी के पिता के रूप में न्यूटन को जाना जाता है, जिन्होंने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। वहीं अगर हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम की बात करते हैं तो इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तृतीय नियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनमें से कौन जो है वो ऊर्जा की इकाई नहीं है। पहला है केजी मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यही ऊर्जा की इकाई नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो संवेग की इकाई है। वहीं अगर जूल की बात करते हैं तो जूल ऊर्जा की इकाई है, न्यूटन मीटर भी है और अगर हम लोग बात करते हैं तो वाट सेकंड भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने में किया जाता है। तो रेक्टिफायर का उपयोग जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब आवृत्ति धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसी से डीसी में बदल देता है। वहीं अगर आपसे पूछे डीसी से एसी में तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। और एक और याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर, जो कि कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास है। वहीं अगर हम लोग उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय जो है उसके गठन संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 124 में है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है, गठन है, अधिकारिता शक्ति के विनियम से संबंधित विधि निर्माण की जो शक्ति है वो भारतीय संसद को प्राप्त है। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग अभी मुझे कमेंट करके ये बताइए कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अभी संख्या कितनी है, अब वो भी मुख्य न्यायाधीश के साथ। ठीक है, क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय में अभी फिलहाल मुख्य न्यायाधीश को लगाकर कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो लोकसभा की बैठक की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थगन द्वारा भी, विघटन द्वारा भी और शस्त्राभ्यास के द्वारा भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। वहीं अगर हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का जो विवरण है वो अनुच्छेद 81 में है और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो 552 है और वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारा कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है। तो राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर। वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो इसका संरचना जो है वो अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 निर्धारित है।
नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना जो है वो किन शब्दों से शुरू होता है। तो हमारे देश की प्रस्तावना जो है वो शुरू होता है हम भारत के लोग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। वहीं अगर हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की बात करें तो इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और इसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो यह जो है वो संविधान के 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 31वां संविधान संशोधन 1973 के में 545 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 तो कर ही दी गई है। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन की, तो 7वां संविधान संशोधन जो है वो 1956 में हुआ है और इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिससे पहले 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन की, तो ये हुआ है 1971 में और इसके अंतर्गत संसद को की शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, को संशोधित कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो ये किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है, ये है राष्ट्रपति की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है, इसके अंतर्गत राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जो है वो आवश्यक है और इस अनुच्छेद के तहत जो संसद है वो कानून बनाकर करेगी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 28 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 27 ये गलत है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट हमारा उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है। तो देखिए उपराष्ट्रपति की यहाँ बात कर रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कंफ्यूज मत होइएगा। उपराष्ट्रपति के पद अगर रिक्त है तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कितने अंदर में चुनाव करा लिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई समय सीमा नियत नहीं है। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 68(2) के तहत उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान है, लेकिन कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। वहीं अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 63 में है और यह जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अकॉर्डिंग। और यह जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसके कारण इसको मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन किंतु सभापति के रूप में यह निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कह रहा है कि राज्य का महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद बना रहता है, बिल्कुल सही है। स्व विवेक के आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते जो है वो केंद्र के संचित निधि पर भारित होता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वो जो है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे हटाने हेतु संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें वो विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में संसद भी इस पर कानून बना सकता है, जैसे कि लोक सेवा, कृषि कारागार, भू राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य इत्यादि, ये सब जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस, क्योंकि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें फिलहाल जो है वो 61 विषय है, लेकिन मूलतः अगर पूछे तो मूलतः 66 विषय था। वहीं अगर हम लोग संवर्ती सूची की बात करते हैं तो संवर्ती सूची में अभी 52 विषय है, मूलतः इसमें 47 विषय था, जैसे कि परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, वन इत्यादि, ये सब जो है वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम लोग संघ सूची की बात करते हैं तो इसमें 100 विषय है, लेकिन मूलतः इसमें 97 विषय था और रक्षा, विदेशी मामला, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, रेल, वायु, जल परिवहन, ये सब जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। राज्य सूची के अंतर्गत मूलतः जो है वो 66 विषय, अभी है 61 विषय। संवर्ती सूची में मूलतः है 47 विषय, अभी है 52 विषय और संघ सूची में मूलतः है 97 विषय और अभी है 100 विषय।
नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये जो है वो संसद को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को प्राप्त है। अवशिष्ट विधायी शक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा। अवशिष्ट विधायी शक्ति ये है कि जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया है? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है वो 1938 में किया गया है, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट हमारा गेल की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो गेल की स्थापना जो है वो 1984 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 में। इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है और तत्काल जो अभी CEO हैं उनका नाम है श्री मनोज जैन। नेक्स्ट हमारा कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह जो है वो किस नियम से संबंधित है? तो ये जो है वो से के नियम के संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, से का नियम। और यह नियम जो है वो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट हमारा कि रेखी समिति का संबंध किससे है? तो रेखी समिति का जो संबंध है वो अप्रत्यक्ष कर से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग कृषि शाख की बात करते हैं तो कृषि शाख से याद रखिएगा खुसरो समिति का अध्यक्ष है जो कृषि शाख से है। और बैंक सेवा सुधार से याद रखिएगा गोइपोलिया समिति जो है उसका संबंध जो है वो बैंक सेवा सुधार से है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति है वो RBI यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RBI। RBI की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1935 में और इसका जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। वहीं अगर हम लोग RBI की बात करते हैं तो अभी फिलहाल में इसके 25वें गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI के सुधा बालाकृष्णन। वहीं अगर हम लोग वित्त मंत्रालय की बात करते हैं तो अभी तत्काल वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो तत्काल गृह मंत्री हैं अमित शाह। और GST परिषद की बात करते हैं तो GST परिषद की जो स्थापना है वो 12 सितंबर 2016 की गई थी और GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट हमारा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राजस्थान के एक हैं, उनका नाम है कैलाश सांखला, तो उनको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, कैलाश सांखला। और यह एक चीज़ याद रखिएगा कैलाश सांखला के नेतृत्व में ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। एक चीज़ और याद रखिएगा कैलाश सांखला को 1992 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो पटना पश्चिम बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटा जनपद में। इसकी जो स्थापना है वो 1990 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिटकल परियोजना जो है वो घाटप्रभा नदी कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घाटप्रभा नदी कर्नाटक। घाटप्रभा की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। वहीं अगर हम लोग रावी की बात करते हैं तो रावी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। और अगर हम लोग बेतवा की बात करते हैं तो बेतवा जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है और 2020 में जो इसका थीम था वो था टाइम फॉर नेचर। अगर हम लोग यही बात 22 मार्च की करते हैं तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करते हैं तो वर्ष 1992 में गजतमे के नाम से हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी जिसका शुभारंभ जो है वो झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। वहीं अगर आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से पहले तो याद रखिए कि इसको 22 मई को मनाया जाता है और 2020 में जो इसका थीम था वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, हमारा समाधान जो है वो प्रकृति में निहित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो है 142वां। प्रथम स्थान पे है नॉर्वे। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वहीं अगर हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो ये जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अगर पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो उनका नाम है सुरेश चंद्र शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो इस पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। चेतन भगत की बहुत सारी पुस्तकें हैं जैसे कि 1 अरेंज्ड मर्डर, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सब जो है वो उन्हीं की पुस्तकें हैं।
नेक्स्ट हमारा कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तंजानिया की अगर बात करते हैं तो यह एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है डोडोमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डोडोमा। वहीं अगर हम लोग त्रिपोली की बात करते हैं तो ये लीबिया की राजधानी है। बामाको की अगर बात करते हैं तो ये माली की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा कि जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो यह बना है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। यह PFMS की अगर बात करते हैं तो एक चीज़ इससे समझ लीजिए कि आखिर ये है क्या सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। यह जो है PFMS, जिसको पहले केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली यानी कि पहले उसको सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CPSMS के नाम से जाना जाता था। यह जो है वो एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका विकास तथा कार्यान्वयन जो है वो भारत के महानियंत्रक लेखा कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर। यह दिवस जो है वो 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना की अगर बात करते हैं तो अभी 24वां नौसेना अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट हमारा विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा सौर ट्री है वो दुर्गापुर में स्थापित यानी पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुर्गापुर में। यह जो सौर वृक्ष है वो 4 वर्ग फीट स्थान घेरता है तथा 3 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ रीवा ऑप्शन में भी है, रीवा से कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि रीवा में 750 मेगावाट की सौर परियोजना जो कि भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना है उसको स्थापित किया गया था। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा इस जो है वो इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग जायर अल बहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो भारत और कतर के बीच बिल्कुल सुमेलित है। माइनेक्स की अगर बात करते हैं तो भारत और मालदीव, यही गलत है क्योंकि माइनेक्स जो है वो भारत और जापान के बीच होने वाला अभ्यास है जिसका आयोजन 2019 में केरल के कोची में किया गया था। वहीं अगर हम लोग भारत और मालदीव की बात करते हैं तो भारत और मालदीव से याद रखिएगा एक जो है वो एक्यूबेरियन नामक युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच होता है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया बिल्कुल सही है और जामिक्स भारत और जापान बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है। तो देखिए 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए एक हैं येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं, अमेरिकी प्रोफेसर हैं जिनका नाम है लुइस ग्लिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुइस ग्लिक। वहीं अगर हम लोग नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है वो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में किया था और भारत के में सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कॉर्पोरेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है। तो जल कला योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार जो है वो किसानों और उन क्षेत्रों में भूजल सिंचाई को सक्षम बनाने के लिए लगभग 2 लाख बोरवेल की ड्रिलिंग की योजना शुरू की है। वहीं अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की और योजनाएं की बात करते हैं तो अम्बा बोडी योजना, ऋतु भरोसा योजना, नवोदय योजना और नाडू नेडी योजना। अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा अन्नपूर्णा दुग्ध योजना और जन सूचना पोर्टल। अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से याद रखिएगा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सर्वोदय योजना। अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि किस सरकार ने संजीवन नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो संजीवन नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। संजीवन जो है वो कोविड-19 से संबंधित जानकारी जैसे बचाव के उपाय, जांच, उपचार एवं नज़दीकी हॉस्पिटल की खाली बेडों की जानकारी देता है। वहीं अगर हम लोग कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक से याद रखिएगा इन्होंने कोविड-19 के लिए एक नमस्ते ओवर हैंडसेक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इन्होंने एक आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ को ये ऐप लॉन्च शायद नहीं किया है, ऐसे अगर कोई किया होगा तो देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन जो है उनमें शामिल नहीं है? तो देखिए 5 खिलाड़ी कौन कौन है? रोहित शर्मा जिनका संबंध है क्रिकेट से, मरियप्पन टी जिनका संबंध है पैरा एथलेटिक्स से, मनिका बत्रा जिनका संबंध है टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट जो कुश्ती से संबंधित हैं, और रानी रामपाल जो हॉकी से संबंधित हैं। तो जसप्रीत बुमराह जो है उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह से इनको BCCI के पॉली उम्मीरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें जो पुरस्कार राशि है वो है 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? नुआखाई उत्सव उड़ीसा बिल्कुल सुमेलित है। उड़ीसा से एक और याद रखिएगा, राजा परवा त्यौहार। चापकरकूट उत्सव मिजोरम सुमेलित है। फूलदेसी उत्सव उत्तराखंड सुमेलित है, इसे याद रखिएगा। इंडिया ड्रोन महोत्सव, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन मई 2020 में हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अगर इनकी हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो हॉकी से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित हैं। और इनके शानदार प्रदर्शन के बदौलत ही भारत जो है वो लंदन ओलंपिक्स 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबोर्न ओलंपिक 1956 में गोल्ड मेडल जीता था। एक चीज़ हॉकी से याद रखिएगा, अभी जो 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी जिसका आयोजन 2023 में होगा वो भारत के उड़ीसा में होगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र प्रतिशत कितना में है? देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वनावरण अगर पूछ ले तब है 21.67% और वृक्षावरण पूछ ले तब है 2.89%, और अगर दोनों का पूछ ले मतलब वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर तो दोनों को ऐड कर दीजिए तब आपका आंसर हो जाएगा 24.56%। तो जनरली या तो आपसे 21.6% वाला पूछा जाता है वनावरण क्षेत्र, और या फिर वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछा जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा 24.56%। ये जो सिर्फ वृक्षावरण है ये नहीं पूछा जाता है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ के टिक कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21.67%। नेक्स्ट हमारा कि यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? तो डोमिनिक थिएम जो है वो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, ये यूएस ओपन 2020 के विजेता हैं। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये जो है वो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। अगर हम लोग वहीं यूएस ओपन 2020 की बात करते हैं तो महिला एकल से याद रखिएगा अलेक्जेंडर जेबरेव जो कि जर्मनी की हैं वो जीती हैं। अगर हम लोग चारों की बात करते हैं मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो ये नोवाक जोकोविक जीते हैं पुरुष में, महिला में सोफिया केनिन। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो पुरुष में राफेल नाडाल और महिला में ईगा स्विएतेक। और अगर हम लोग बात करते हैं विंबलडन ओपन की तो ये कोविड-19 के कारण विंबलडन ओपन 2020 का आयोजन नहीं किया गया था। और फिर अगर हम लोग अमेरिकी यानी यूएस ओपन की बात करते हैं तो पुरुष में जीते हैं डोमिनिक थिएम और महिला में जीती हैं नाओमी ओसाका। नेक्स्ट है हमारा कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? चलिए ये क्वेश्चन तो खत्म ही कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली सौर आधारित जलपूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया था? तो भारत की जो पहली सौर ऊर्जा आधारित जलपूर्ति परियोजना का शुरुआत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। और यह परियोजना जो है वो दिबांग घाटी के 39 गाँवों को पीने की पानी उपलब्ध कराएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। नेक्स्ट हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। इसका वजन जो है वो 23,000 टन का होगा और इसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जीन कॉस्टेक्स और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो अगले 2 वर्षों के लिए भारत और फ्रांस को संयुक्त रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को चुना गया है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में और टोटल मेंबर कंट्री जो है वो अभी फिलहाल 121 हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? एपेक होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसका जो आयोजन है 27वां 2020 में आयोजन हुआ है और इसका आयोजन जो है वो मलेशिया में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया में। और एपेक 2020 का जो विषय था वो था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवार्ड्स ए रेजिलेंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पाइवर्ड प्रायोरिटाइज और प्रोग्रेस।
वहीं अगर हम लोग 28वां एपेक्स सम्मेलन 2021 की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका आयोजन जो है वो न्यूजीलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ है, तो ये 3 चरणों में संपन्न हुआ है। पहले चरण में 16 जिले करवाए गए थे, दूसरे चरण में फिर 17 जिले करवाए गए और तीसरे चरण में 15 जिलों पर मतदान हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 चरण में। वहीं अगर हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो यह 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव थी और इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 243 है, जिसमें एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई हैं। बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो विजय कुमार सिन्हा हैं। नेक्स्ट हमारा कि कोविड-19 के कारण मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भी पहला राज्य था राजस्थान। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं केरल की, तो केरल से याद रखिएगा भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला है वो केरल में दर्ज किया गया था और ये जो है वो एक ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया है। वहीं अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली से याद रखिएगा इसने कोविड-19 के लिए एक 5T योजना और एक ऑपरेशन शील्ड भी चलाया है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो भारत का पहला जो कोविड-19 समर्पित अस्पताल है वो महाराष्ट्र के मुंबई में रिलायंस के द्वारा खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है, तो कठोपनिषद का अगर हम लोग संबंध की बात करते हैं तो यह जो है वो यजुर्वेद से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो यह एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में है। इसमें जो है वो यज्ञों के नियमों और विधि विधानों की संकलन मिलता है। वहीं अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की वर्णन की गई है। इसका जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित उसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 9वां मंडल जो है वो देवता सोम का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर हम लोग सामवेद की बात करते हैं तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और अथर्ववेद की अगर बात करते हैं तो इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद से एक चीज याद रखिएगा, अथर्ववेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो वैश्विक दर्शन के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था कनाद मुनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाद मुनि। वहीं अगर हम लोग कपिल मुनि की बात करते हैं तो ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे और अगर हम लोग पतंजलि की बात करते हैं तो ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे। एक और नाम याद रखिएगा, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम ऋषि। नेक्स्ट है हमारा कि किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता था, तो कुनिक के नाम से किसको जाना जाता था, अजातशत्रु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु से। अजातशत्रु से एक चीज़ याद रखिएगा, यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था और यह जो है वो 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। यह जो अजातशत्रु था वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर हम लोग बिंबिसार की बात करते हैं तो बिंबिसार से याद रखिएगा इसने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। इसने लगभग मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भी भेजा था। वहीं अगर हम लोग अशोक की बात करते हैं तो यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा जाता है। यह जो है वो भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है वो सर्वप्रथम अशोक के काल में ही हुआ था और उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु है उसी से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है हमारा कि हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था, तो हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर्म को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। और यह जो कर था वो उपज का लगभग 1/10 भाग होता था। वहीं अगर हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो इसने अपने शासनकाल में 24 कटदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसने 5 बड़ी शहरों का निर्माण करवाया, 300 नए नगरों की स्थापना की, दीवाने खैरात, दीवाने बंदेगान की भी स्थापना की थी और इसने अपनी आत्मकथा फहतूत फिरोज शाही की भी रचना की थी। वहीं अगर हम लोग गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक से याद रखिएगा इसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था और इसकी मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो जाती है। वहीं अगर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो यह जो था वो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। यह जो था वो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने भी कृषि के विकास के लिए अमीर कोही की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी ले गया था और दौलताबाद नाम रखा था।
नेक्स्ट हमारा कि किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है, तो ये कौन से सूफी संत का किया गया है, ये किया गया है बाबा फरीद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा फरीद का। बाबा फरीद से याद रखिएगा इनके शिक्षाओं का संकलन जो है वो इसी आदि ग्रंथ में भी समाहित किया गया है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य भी थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। वहीं अगर हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं तो इसने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। और निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करते हैं तो इसने अपने जीवन काल में दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था। इसके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन। नेक्स्ट हमारा कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण किया था जब खानवा का युद्ध जीता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये 17 मार्च 1527 को बाबर तथा मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो था वो बाबर विजय हुआ था। और इसी युद्ध में जो बाबर था वो राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा भी दिया था। वहीं अगर हम लोग पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो ये 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी। घाघरा की युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच, बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी होता है। बाबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाबर से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे इसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसे अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। 1530 में इसकी मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी। प्रारंभ में इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में इसे काबुल में उसके चुने गए स्थान पर दफनाया गया। इसने जो है वो अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना भी की थी। नेक्स्ट हमारा कि किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था, ये बात कर रहा है बहादुर शाह जफर की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह इसको द्वितीय भी बोला जाता है और यह एक प्रसिद्ध शायर था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो था वो 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किया था और विद्रोहियों के साथ देने के कारण अंग्रेज जो था उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज देता है, जहाँ 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होती है। देखिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक, जो कि मद्रास की संधि से खत्म होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक, जो कि मैंगलोर की संधि से खत्म होता है और इस समय गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से लेकर 1792 तक चलता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म होता है, गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ये 1799, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है हमारा कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो बिहार के बांकीपुर में आयोजित किया गया था, तो बिहार के बांकीपुर में आयोजित किया गया 1912 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912, जिसकी अध्यक्षता जो है वो RN मघोलकर के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 1911 की अधिवेशन की, तो 1911 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था और इसी में पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1922 की अगर बात करते हैं तो ये बिहार के गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 1937 की अगर बात करते हैं तो ये फैजापुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और ये गाँव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। नेक्स्ट हमारा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जिसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारिकानाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा मॉन्टेगू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था, तो ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट हमारा 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो देखिए जब 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है तो कांग्रेस जो है वो 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाती है और इसमें कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो था पीला बक्सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला बक्सा। नेक्स्ट हमारा दिए गए पुस्तक एवं उनके लेखक का सही मिलान करें। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ मैच करेगा। अभ्युदत्त की बात करते हैं तो ये मदन मोहन मालवीय के साथ मैच करेगा। ब्रोकन बिंग की अगर बात करते हैं तो ये सरोजनी नायडू के साथ मैच करेगा और इंडिया टुडे जो है वो रजनी पाम दत्त के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है वो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है और यह जो है वो खुदाई सेना से संबंध रखते थे। इसके आगे 3-4 मैथ्स के क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन जो है वो मैं PDF में अटैच कर दिया हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो की, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग इस वीडियो को बनाते हैं पहले जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम में जाइए, वहाँ आप पढ़ेगा इंडिया लिख के सर्च कीजिए, वहाँ जो चैनल आएगा उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
पहले आप लोग टेस्ट को खुद से अटैम्प्ट कीजिए, फिर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है। आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।